नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इन सभी के एमसीक्यू आपको करवाए हैं। 1.5 महीने से एमसीक्यू बहुत सारे मैंने करवाए हैं और आज आपसे मैं आपके लिए पॉलिटी का एमसीक्यू शुरू कर देता हूं, क्योंकि पॉलिटी के मैंने नए में एमसीक्यू नहीं करवाए। वैसे तो पॉलिटी का घटना चक्र अपने चैनल पर कंप्लीट है पॉलिटी एमसीक्यू नाम से, लेकिन अभी नए ताज़े मैंने नहीं करवाए हैं। इसको मैं करवा देता हूँ, जितने तक हो सकेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको मैं कवर कर दूंगा, ओके, एग्ज़ाम से पहले तक। और आपसे उम्मीद यही है कि आप देखिएगा वीडियो को ज़रूर, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियर करता चलूँगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा भाइयों बहनों, प्लीज़ रिक्वेस्ट करके आपसे कह रहा हूँ, शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी पीटी को थोड़ा सा पोलाइटली लीजिए। ऐसे नहीं लेना है कि एग्ज़ाम है और अगर नहीं पास हुए तो जीवन मृत्यु का सवाल है या जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यही सब वो चीज़ें हैं, आकांक्षाएं हैं जो अपने सर पर ओढ़ कर आप जाते हैं एग्ज़ाम में और इतना प्रेशर ले लेते हैं कि वहाँ पर आपको ऑप्शन तक दिखाई नहीं देता, सवाल तक छूट जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, फैक्ट्स भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। लास्ट समय में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यही है कि बच्चे हद से ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर लेना ही नहीं है, एक पोलाइटली लीजिए इसको। एग्ज़ाम ही है बस, एक जीवन मृत्यु आपका बिल्कुल नहीं है। एक एग्ज़ाम ये डिसाइड कतई नहीं करेगा कि आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। कोई फोकट का मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ पोलाइटली जाइएगा। मस्त खा पी के जाना है एग्ज़ाम देने, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। बस एक सिंपल सा एग्ज़ाम है और कुछ नहीं है, एग्ज़ाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक ना। इस एग्ज़ाम को अच्छे से देना है पोलाइटली लेके, बिना प्रेशर के। कोई डर, कोई प्रेशर नहीं। 5 ऑप्शन पिछली बार थे तो इस बार 4 ही ऑप्शन है। आसान होगा कंपेयर करें तो। सारे सवाल हमें नहीं करने होते हैं 150 के 150, 70 से 80 सवाल सही करके बस आने हैं 80-90 तक, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी 60-70 सवाल हमें छोड़ के आने, वो हमारे लिए हैं ही नहीं, ठीक ना। इसलिए अच्छे से कीजिएगा, ओके। पहला सवाल क्या है, निम्न से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो देखिए 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करना। जैसे कंपनी को रेगुलेट, कंपनी की शक्तियों को कम और ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ओके। व्यवस्था की गई थी 73 एक्ट में और स्थापना कब हुआ है, 74 ईस्वी में। सर एलियाज इम्फे और इसके प्रमुख न्यायाधीश बने थे, ओके। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय निम्न से कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है यहाँ पर, ओके। अगला है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब आप इसको मैच कीजिए जरा एक बार। देखिए पहला क्या है, नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 में की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में दिया गया था और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य बनाया गया था 1833 के एक्ट में। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए। 2, 1, 3, 4 बी में दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव परी। किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव परी। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लित विवाद। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों के तीनों ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने का काम किया इन लोगों ने, ओके। 1813 के एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो उस समय के हिसाब से 1 लाख रुपए बहुत ही ज़्यादा होते थे, ओके। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का ये एक्ट था। इसमें चाय और चीन जो है इस पर व्यापार को छोड़कर इस पर एकाधिकार बना रहा ब्रिटिशर्स का। बाकी जितने भी व्यापार थे उन पर सारे ब्रिटिश के लोगों को अधिकार दे दिया गया कि आप भी यहाँ से मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इस सब के पीछे विश्व इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो नेपोलियन का एक यूरोप को करने का जो नीति था उसी का परिणाम था ये। नेपोलियन ने क्या किया था, लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था और इंग्लैंड के साथ व्यापार को मनाही कर दी थी। इंग्लैंड के लोग व्यापार कहाँ से करेंगे, तो उनको व्यापार के लिए भारत दे दिया गया कि भाई भारत से आप व्यापार करो, सिर्फ कंपनी ही वहाँ से व्यापार नहीं कर सकती है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हिस्ट्री से जोड़ कर पढ़िए, बहुत आनंद आएगा, बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है भाई, अगला है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध निम्न कथनों विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IAS 2019 का सवाल है। 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1858 के एक्ट द्वारा भारत का जो राजस्व था वो ब्रिटिश संसद के तहत आया था, न कि 1913 के एक्ट 1813 के एक्ट के द्वारा। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत था कि इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो 1833 का एक्ट था जिसने भारत के निवासियों को कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था पहली बार। चार्टर एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 था, जिसमें यह कहा गया है किसी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी का अधीन पद अथवा सेवा का योग्य नहीं माना जाएगा। और 1833 में यह धारा प्रशासन भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1833 के एक्ट में इस चीज़ को लाया जरूर गया था कि भारतीय प्रशासन में हिस्सा लेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन दरअसल में ये लागू कब से हुआ? तो 20 वर्षों बाद 1853 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया था इसको। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बार शुरुआत कहाँ पर किया गया? चार्टर एक्ट 1833 में ही शुरू किया गया था। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अब अधिनियम पर हम लोग आ गए। 1858 के बाद जो एक्ट पारित किए जाएंगे ब्रिटिश शासन के तहत, देखिए कौन कौन सा है इसमें। सबसे पहला सवाल है इसमें कि निम्न से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विधान परिषद का तात्पर्य यहाँ पर इससे लगाइएगा, आज के विधान परिषद से उसको कंपेयर मत कीजिएगा। उस समय की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव होती थी उसको विधान परिषद कहा जाता था। ओके, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसको मिंटो के द्वारा लाया गया था। मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जन्मदाता माना जाता है और ये 1909 के एक्ट में लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो का तात्पर्य तो पता ही होगा। निम्न से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये क्या है? संघीय न्यायालय है। न्यायालय ऐसे बनाते हैं जब भी बनाते हैं, ये सारे लेवल कौन से हैं? ये डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट हैं उनसे कम संख्या में, और सर्वोच्च पर एक न्यायालय है, कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट। इसी को संघीय व्यवस्था कहा जाता है न्यायालय का। भारत और अमेरिका में यही सिस्टम लागू है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया। क्यों? भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई है। 1935 के अंतर्गत वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट आपको दिखता है इसकी स्थापना की गई है। और पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर चलता था? जब सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग नहीं बना था तो जो पुराना संसद भवन था उसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी चलता था। ठीक ना, आज आपको पता चला होगा। बाद में इसका नया भवन बना के प्रगति मैदान, जहाँ पर भी G20 वगैरह सम्मेलन हुआ है, वहाँ पर इसको बिल्डिंग दिया गया था। तो 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्न से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, 1937 ईस्वी में। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। द्वैध शासन को मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। जैसे भारत देश है तो भारत देश पर 2 लोग शासन करेंगे, एक होगा गवर्नर जनरल, और एक होगा जो विधान परिषद होगा वो, है ना। गवर्नर जनरल का अपने कुछ चुनिंदे 5-6 लोग होंगे, वो शासन करेंगे, वो अलग अलग मंत्रालय चला सकते हैं, और विधान परिषद के कुछ लोग होंगे जो शासन करेंगे। दरअसल इसी को कहा जाता था 2 शासन पद्धति, जो 1919 और 1935 में आपको दिखता है। ओके, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत पहली बार क्या किया गया था? 1919 के एक्ट के द्वारा कि आरक्षित और जो हस्तांतरित विषय है उनमें बांटा गया था सब्जेक्ट को। ओके, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्न से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में आपको बताना है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायकी शक्ति का हस्तांतरण। तो मुझे ये बताइए कि मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कब बना के दिया गया था? तो 1909 के एक्ट में दिया गया था। यानी कि दूसरा तो गारंटेड गलत है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला है, निम्न से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किसने की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अभी मैंने बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और प्रांतों में भी सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। एक होता था आरक्षित, जिस पर गवर्नर जनरल, प्रांत का गवर्नर जनरल फैसला लेगा, और एक होता था हस्तांतरित, जिस पर लेजिस्लेटिव जो बॉडी होती थी वो फैसला लेगी। ओके, अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला कौन सा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? तो देखिए विधान पालिका, यहाँ पर राज्य से मत जोड़िएगा, भारत की विधान पालिका जो केंद्र में उस समय शासन करती थी उसको यही कहा जाता था।
तो पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो ये बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। अगला है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 का एक्ट लाया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ओके, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के मताधिकार की संस्तुति की गई। आपको लगता है कि 1919 में सबको दे देंगे मताधिकार? वो इस तरह से एलिमिनेट करना है आपको एग्जाम में। ओके, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक नहीं लाया गया था, पहला तो गलत दिया हुआ है। अगला कौन सा है? देखिए कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप विवासियों से अधिक था। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। शानदार सवाल है, अगर एग्जाम में आ गए तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आ जाएंगे। ओके, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? 1926 का निर्वाचन, 1937 का निर्वाचन, 1945 का निर्वाचन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए और सी, यानी कि प्रसंगत वर्षों में 1926 और 1935 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में अंतिम बार निर्वाचन हुआ था, 1945 में। सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देगा आपके एग्जाम में, इसलिए इस तरह के सवाल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। फैक्चुअल है, विशुद्ध फैक्चुअल है। अगर नहीं आएगा आपको तो आप नहीं कर सकते हैं, तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे आप तो इसमें, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1945। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935। वैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई थी? सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा जाए तो ये दिया गया था 1861 के एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? 1861 के एक्ट के द्वारा। और आप मुझे बताएंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है? एक बार रिकॉल करिए, बताइए मुझे एक बार सोचकर। आपको याद होगा, रट लिया होगा आप लोगों ने। तो यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संसद में राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। निम्न से किस अधिनियम के द्वारा सार्वभौमिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सार्वभौमिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया था। एमपी वाले इस तरह के खतरनाक सवाल बनाते हैं। ओके, भले इनके एग्जाम में घोटाला हो जाए लेकिन सवाल तो अच्छे बनाते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो 1935 में केंद्र और राज्य के शक्तियों का जो विभाजन किया गया, इसी को संविधान में इरेक्ट कर लिया गया, इसी को संविधान में शामिल किया गया था। राज्य सूची, केंद्र सूची और जो समवर्ती सूची होता है उसका कॉन्सेप्ट पहली बार संस्थागत रूप से कब लाया गया? तो किस एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो उसको हमारे संविधान में मिला? तो 1935 के एक्ट में। वैसे देखिए, हस्तांतरित आरक्षित तो आपको 1919 में भी मिलता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन दिखता है वो कहाँ पर दिखता है मूल रूप से? तो 1935 के एक्ट में दिखता है हमें। ओके, अगला है कि निम्न से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी? तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए। अवशिष्ट शक्तियां हमेशा गवर्नर जनरल को दिया गया, न कि प्रांतों को दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था कब? तो 1935 का अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। रिवीजन भी आपका हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बताइए। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1935 का अधिनियम में किया गया था। हालांकि वो संघ कभी बन नहीं पाया, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। निम्न से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कि इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। एक सवाल 1935 के एक्ट से जरूर पूछा जाता है, बीपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक में से एक है ये, इसलिए इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल देखिए, 1935 का अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा गया और आईएएस प्री 2018 में पूछा गया था ये, और गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। सी आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। समवाचित ध्यान में रखिएगा, इतना खतरनाक हिंदी है,
नॉमिनेट किया गया था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? देश के लिए लिखित संविधान की बात 1935 के एक्ट में कहीं पर भी कुछ नहीं था, पहला ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। आर यू किडिंग मी? इसने भारत विभाजित को लेकर, अरे यार छोड़ो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बाकी 3 ऑप्शन इतने खराब दिए हैं कि क्या ही बताया। यूपी लोअर का एग्जाम है, लोअर ग्रेड का सवाल है ये। अगला है निम्नलिखित अधिनियम से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बताइए मुझे, बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था, सी आंसर हो जाएगा। संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिछले साल का पेपर उठाकर देखिए, उससे पिछले साल का देखिए, उससे भी पिछले साल का देखिए। किसी भी एग्जाम का 1 से 2 सवाल आपको दिखते ही हैं इस सेक्शन से। कौन सा सेक्शन? संविधान का निर्माण और संविधान की समितियां, इस तरह के सवाल। ओके, तो इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। पहले का आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में पेश किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, उससे पहले इसका थोड़ा सा फैक्ट पढ़िए। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित थी, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? MN राय, BR अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में ही, बताइए। और अगला क्या है? एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो मानवेंद्र नाथ रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे ये, और ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भी सदस्य रहे हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय भारत के पहले कम्युनिस्ट नेताओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा का, संविधान सभा का विचार दिया था। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? CPI की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसमें? तो ये किया गया था सबसे पहली बार क्रिप्स मिशन के द्वारा, मार्च 1942। देखिए, मैं बार बार मार्च 1942 इसलिए बोलता हूँ जब भी क्रिप्स मिशन की बात आती है, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको कहानी वाइज याद रखना होता है। जैसे क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, गांधी जी को गुस्सा आया, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी अगस्त में। तो ये सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, कई बार सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है। तो मार्च 1942 क्रिप्स मिशन आया था, और इसी में सबसे पहली बार बात की गई थी कि संविधान निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये पूछा गया था कुछ दिन पहले के एग्जाम में। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। अगला सवाल है, इन व्यक्तियों से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 1946 में पहुंचा था, मार्च 1946, ये भी ध्यान रखिएगा। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। बताइए मुझे इसका आंसर, खुद ही बताइए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। सोचिए, आपके सामने यही एग्जाम में सवाल आया हुआ, एक बार आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। आसान सवाल था ये। 1946 से निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए। IAS प्री 1995 का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, अगला सवाल पर चलते हैं कि अगला सवाल क्या है। देखिए, यहाँ पर पहले पढ़ देता हूँ मैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 24 अगस्त को। इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू जी का उपाध्यक्ष तथा उपसभापति बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को उपाध्यक्ष और उपसभापति बनाया गया। निम्न से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? प्रथम जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी उसका सदस्य नहीं था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर S राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। बाकी सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम भी थे। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे और इनके बारे में पूछा जा चुका है BPSC 67वीं में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर S राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे।
वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है, पर कालन गलत दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा हमेशा। यह बहुदलीय निकाय था, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। क्या यह प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आप दूसरा भी काट देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ओके, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। 11 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और डी जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है। निम्न से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर बने थे। प्रारूप समिति के जितने सदस्य हैं ना, उनके भी नाम पढ़कर जाइएगा। बीपीएससी का अगर थोड़ा सा भी खिसका तो कठिन सवाल बनाने के लिए प्रारूप समिति के सारे सदस्यों का नाम दे सकता है आपको, इसमें सेलेक्ट कीजिए। ओके, अगला है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला है इसका निर्वाचन सार्वभौम महज मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची के आधार पर थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर गलत दिया हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से कोई लेना देना नहीं था। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। IAS प्री 2002 का सवाल है। तो विभिन्न प्रांतों को विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुना गया था। तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे वो। ओके, अगला सवाल है आपका, अगला यहाँ पर है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय सभाओं द्वारा उनका चुनाव हुआ था। डी हो जाएगा। संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी तौर पर सत्यानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ओके, देखिए इनका डेट भी ध्यान में रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जी ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला सवाल पर चलते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जी ने। कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? सत्यानंद सिन्हा के द्वारा। ओके, भारतीय संविधान के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। इसका आंसर डी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अभी तक आपको नहीं पता होगा। संविधान सभा प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा में पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ओके, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को। ये बीपीएससी में पूछा गया था पिछले साल। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 23 का आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। 66वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन 2020 में भी पूछा गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये 19 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला है कि भारतीय संविधान, ये सारे सवाल रिपीटेड हैं। अगला है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो जनवरी 22, 1947 ईस्वी को। देखिए कितना अलग सवाल है ये, और कितने सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 22, 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ये आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, मतलब जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका पूरे संविधान के निर्माण पर असर पड़ा। उद्देश्य का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है।
अगला है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी बताती है ये। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये भी बताती है क्या ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए 1 2 3। राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति जी को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 तो सही है, लेकिन चौथा जो है वो गलत दिया हुआ है। और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, इसका तात्पर्य क्या है। पहला शब्द क्या आता है उद्देशिका का, तो हम भारत के लोग, यानी कि पूरा संविधान की शक्ति किससे प्राप्त होती है। संविधान को शक्ति प्राप्त होती है भारत की जनता से, आपसे, हमसे, हमारे जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनसे। किसको प्राप्त होती शक्तियाँ, संविधान को। और संविधान से पूरे सरकार को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि सरकार की सारी शक्तियों का स्रोत कौन है, तो हम आम जनता हैं, हम ही ने संविधान का निर्माण किया है। भारतीय संविधान को बनाने तो भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 31 का आंसर क्या हो जाएगा। फैक्चुअल सवाल है, विशुद्ध रूप से 12 अधिवेशन हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है आपका, देखिए उससे पहले एक चीज़ मैं पढ़ देता हूँ कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार निकटतम सही विकल्प क्या होगा, सी आंसर होगा। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा इसको। भारत के संविधान के निर्माण संविधान सभा कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सब सवाल आज आपको आसान लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोगों को लग रहा है क्या फालतू की चीज़ें करा रहे, इस तरह के सवाल तो पूछते नहीं हैं। इन्हीं से कुछ एक आध फैक्ट घुमा कर आपसे पूछ लिया जाएगा, फिर आप मुझे बोलने आएंगे आपने जो पढ़ा है उसमें तो आया नहीं। आपने पढ़ा ही नहीं हो तो कैसे आएगा, मैं तो सारा फैक्ट आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर ये सवाल आपको आसान लग रहा होगा, एग्ज़ाम में यही सवाल आपके सामने रख देंगे ना, तो प्रेशर के चक्कर में आप इसमें भी गलत कराएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे से कीजिए, हर एक छोटे से छोटे फैक्ट को पढ़िए। कोई भी फैक्ट आसान नहीं होता, आसान सवाल में आप गलत कर देंगे तो वहीं पर आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक ना। इसलिए सभी को इम्पोर्टेंट ही मानिए, कुछ भी पूछेगा तो आपको करके आना है वहाँ पर, ओके। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। मैच कीजिए जरा इसको। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो वीटी कृष्णमाचारी। संघ संविधान के समिति थे जवाहरलाल नेहरू जी, ओके। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये कौन थे, तो ये थे बी एन राव जी। बी एन राव जी बहुत ही प्रचंड विद्वान थे ये, ओके। अगला है संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो वो बी एन राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा, ओके। अगला है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि संविधान सभा में भारतीय संविधान तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। प्रश्न में दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, 17 से 26 तक चला था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब, तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। अगला है भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। लागू कब से होगा, तो अगले 1950 से। देखिए इस भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो 1949 में अपनाया गया था। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। स्वीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और 2 महीने बाद इसको लागू कर दिया गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कहाँ पर, तो रावी नदी के तट पर, आपको पता ही होगा, लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ए आंसर होगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है, आप एग्जाम में भूल सकते हैं इसको, इसलिए ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था
कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला सवाल है कि बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, बम्बे प्रेसिडेंसी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा 48 का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तात्कालिक मध्य भारत से, पंजाब से। तो देखिए बम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे अम्बेडकर जी, और चुनाव नहीं जीत पाए कभी भी, इतने महान नेता, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए और हार गए थे बार बार ये चुनाव। तो अगले सवाल पर चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो उनका जन्म हुआ था 1891 में, और मृत्यु कब हुआ? 1856 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण भी जिनको कहा जाता है। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 50 नंबर है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। मतलब जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसका हमें इनपुट दिखता है कि 1935 के एक्ट में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को बंद किया था। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं करता है। देखिए क्या लिखा हुआ कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? 52 का आंसर हो जाएगा सी। मौलाना आज़ाद जी ने कहा था कि वयस्क मताधिकार को मत लागू कीजिए, भारत में अभी लोग मतदान कर सकेंगे, इस तरह की स्थिति में नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने बोला और बाकी संविधान सभा के सदस्यों ने बोला कि नहीं, हम इसको लागू तो आज से ही करेंगे, और ये लागू भी किया गया और ये अच्छा फैसला भी था। अगला सवाल है कि निम्न से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। अगला सवाल है आपका कि निम्न से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात कही थी। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है 55 का आंसर हो जाए आइवर जेनिंग्स ने कथन बोला है। कथन से संबंधित सवाल हमेशा कठिन बन जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था ऑस्टिन ने। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य आई थी? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 15 महिला सदस्याएं थी। ओके, अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, फिर आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में संविधान सभा की प्रमुख समितियों से हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान सभा में बिहार के कितने लोग थे? ओके, ये मुझे बताइएगा ज़रा कमेंट करके। थैंक यू सो मच आप सभी का।